नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेमेस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक घटित कहानी लेकर आई हूँ जो कि मध्य प्रदेश से है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर का उपनगरीय इलाका रांझी रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गन कैरेज, आर्डिनेंस व्हीकल और ग्रे आयरन फाउंड्री में सेना के उपयोग में आने वाले गोला बारूद, टैंक और भारी वाहन बनाए जाते हैं। ग्रे आयरन फाउंड्री के गेट नंबर 2 के पास ही रांझी के रिछाई अखाड़ा मोहल्ले में 40 साल का सोनू ठाकुर अपनी 28 साल की पत्नी नीतू और 2 बेटियों के साथ रहता था। मूल रूप से दामोह जिले के हिनौता गांव का रहने वाला सोनू परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। शादी के पहले सोनू अपने खर्च के लिए अपने माता पिता की कमाई पर आश्रित था, लेकिन शादी होते ही उसे एहसास हो गया था कि उसे जल्द ही कोई काम धंधा शुरू कर देना चाहिए। अपनी और पत्नी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह गांव में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, मगर गांव में मिलने वाले मेहनताने से वह पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा था। गांव में एक छोटे से घर में उसका पूरा परिवार रहता था, जहां पर वे एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे। रात को एक छोटी सी कोठरी में सोते समय दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से नहीं कर पाते थे। यह बात नीतू को बहुत अखरती थी। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते, तब उन्हें एक दूसरे का साथ मिलता था। इस बात का उलाहना देकर अक्सर ही नीतू सोनू से कहती थी कि वह कहीं अलग घर लेकर क्यों नहीं रहते। तब सोनू उसे समझा देता कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, अभी परिवार से अलग रहेंगे तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ महीनों के बाद वह अपना काम धंधा जमा कर अलग रहने लगेगा। जब शादी को साल भर का समय हो गया, तो एक रात नीतू ने ही सोनू को सलाह देते हुए कहा, क्यों न हम लोग गांव से दूर शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लें। सोनू को पत्नी की सलाह पसंद आई। सोनू भी सोचने लगा कि घर के लोगों की कमाई से कब तक अपना और बीवी का पेट भरेगा। जबलपुर शहर में हिनौता गांव के कुछ लड़के काम करते थे। सोनू ने उनके घर वालों से मोबाइल नंबर लेकर बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उसे भी जबलपुर में आसानी से काम मिल जाएगा। शादी होने के साल भर बाद ही सोनू बीवी के साथ काम की तलाश में जबलपुर आ गया था। रांझी के अखाड़ा मोहल्ले में वे एक किराए की कोठरी में रहने लगे। नीतू सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी और सोनू को यहाँ के बड़ा फुहारा में घमंडी चौक पर एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम मिल गया। जबलपुर आए हुए सोनू को करीब 5 साल हो गए थे। उन्होंने धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़कर एक छोटा सा घर बना लिया था। इन सालों में नीतू 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। सोनू और नीतू की गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी पटरी पर चल रही थी, मगर एक रॉन्ग नंबर की कॉल ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। 2020 के जनवरी महीने की बात है। दोपहर का वक्त था। घर के कामकाज से फुर्सत पाकर नीतू मोबाइल फोन में यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी। तभी उसके मोबाइल फोन की रिंग बज उठी। नीतू ने जैसे ही कॉल रिसीव की, तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। कौन राजू? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं गाजीपुर से राजू राजभर बोल रहा हूँ। कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करता हूँ। क्या मेरी बात निशा वर्मा से हो रही है? जी नहीं, आपने गलत नंबर लगाया है, नीतू ने बेतकल्लुफी से जवाब देते हुए कहा। जी सॉरी, मुझे निशा वर्मा के घर प्रिंटर भिजवाना था। गलती से आपका नंबर लग गया। वैसे आप कहाँ से बोल रही हैं? राजू ने विनम्रता के साथ पूछा।
मैं तो जबलपुर से बोल रही हूँ। आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वह बोला। मेरा नाम नीतू ठाकुर है, नीतू ने कहा। नीतू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। इतना कहकर नीतू ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मगर नीतू को भी राजू नाम के इस लड़के का इस तरह से बात करना अच्छा लगा। कुछ ही दिनों के बाद राजू नीतू के मोबाइल पर कॉल करने लगा। रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। अब तो नीतू भी हर दिन राजू के फोन आने का इंतजार करने लगी। एक दूसरे को वीडियो कॉल करके घंटों उनकी बातचीत होने लगी। तीखे नैनंश वाली नीतू ने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की थी। घूमने फिरने और मौजमस्ती करने का उसे बड़ा शौक था। उसने शादी के पहले जो रंगीन ख्वाब देखे थे, वे सोनू से शादी करके बिखर चुके थे। थोड़ी सी पगार में घर गृहस्थी चलाने वाला उसका पति सोनू दिन भर काम में लगा रहता और नीतू घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गई थी। यही वजह रही कि नीतू हर समय मोबाइल फोन की दुनिया में अपने सपनों की उड़ान भरती रहती। पति के काम पर जाने के बाद अक्सर वह खाली समय में मोबाइल में सोशल मीडिया साइट पर व्यस्त रहती थी। मोबाइल फोन के जरिए राजू और नीतू का प्यार जब परवान चढ़ने लगा, तो वे दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब रहने लगे। नीतू राजू के प्यार में इस कदर खो चुकी थी कि बार बार राजू से जबलपुर आकर मिलने की बात करती। प्यार की आग राजू के सीने में भी धधक रही थी। राजू नीतू को भरोसा दिलाता कि वह जल्द ही जबलपुर आकर उससे मिलेगा। इसी बीच मार्च महीने में कोरोना महामारी के कारण 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भी मोबाइल फोन पर नीतू और राजू की बातें होती रहीं। नीतू का पति सोनू घर के बाहर गली में जब भी टहलने जाता, नीतू राजू को कॉल कर लेती। जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिल रही थी, राजू जबलपुर जाने की प्लानिंग करने लगा था। राजू जिस कंपनी के लिए कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करता था, उसका कारोबार जबलपुर शहर में भी था। किसी तरह कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर से बात करके उसने जबलपुर की कंपनी में काम करने का जुगाड़ कर लिया। जैसे ही कंपनी की तरफ से उसे जबलपुर में काम करने का मौका मिला, तो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। एक ही शहर में काम धंधा और प्यार उसे आम के आम और गुठलियों के दाम जैसे लगा। इसी हसरत में 25 साल का कुंवारा राजू नीतू की चाहत में सितंबर 2020 में अपने गांव जफरपुर, गाजीपुर से जबलपुर आ गया। जिस दिन राजू जबलपुर आकर नीतू से मिला, तो नीतू की खुशी का ठिकाना न रहा। राजू ने जैसे ही नीतू को करीब से देखा, तो बस देखता ही रह गया। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। जैसे ही राजू ने नीतू से कहा, तो वह शर्मा कर बोली, मेरी तारीफ बाद में करना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर नीतू राजू के लिए चाय बनाने जैसे ही किचन में गई, राजू अपने आप को रोक नहीं सका। पीछे से वह भी किचन में पहुंच गया और नीतू को अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर चुंबन देते हुए बोला, तुम्हें पाने को कितना इंतजार करना पड़ा। नीतू ने अपने आप को छुड़ाते हुए नखरे दिखाकर कहा, थोड़ा सब्र और करो, धीरज का फल मीठा होता है। नीतू राजू को चाय का कप पकड़ाकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा, उसकी दोनों बेटियां आंगन में किसी खेल में मस्त थीं। इसी मौके का फायदा उठाकर नीतू ने राजू के पास जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और राजू के सीने से लग गई। राजू ने नीतू की कमर में हाथ डाला और उसे बिस्तर पर ले गया। 8 महीने से मोबाइल पर चल रहे उनके प्यार के हसीन ख्वाब साकार हो रहे थे। उस दिन दिल खोलकर दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। नीतू ने उसकी खूब खातिरदारी कर ढेर सारी बातें की। राजू ने जब उसे बताया कि उसने अपना ट्रांसफर जबलपुर करा लिया है, इसलिए अब यहीं रहेगा, तब नीतू बड़ी खुश हुई।
इतना ही नहीं, उसने राजू को अपना रिश्तेदार बताते हुए अपने मोहल्ले में रहने वाले एक मकान मालिक के खाली कमरे को भाड़े पर उसे दिला दिया। उसके खाने पीने की जिम्मेदारी वह खुद ही करने लगी। नीतू ने राजू से मिलने का एक तरीका खोज लिया था। उसने पति सोनू से बात कर उसे इस बात के लिए राजी कर लिया था कि 2,500 रुपये महीने में राजू को दोनों टाइम खाना बनाकर देगी। सोनू ने यह सोचकर हामी भर दी कि थोड़ी सी मेहनत से बैठे ठाले 2,500 रुपये महीने की आमदनी बढ़ जाएगी, जो उसकी बेटियों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगी। सोनू का यही निर्णय उसके लिए घातक साबित हुआ। नीतू को तो बस अपने प्रेमी से मिलने का बहाना चाहिए था। अब वह बेरोक-टोक राजू के लिए खाने का टिफिन देने के बहाने उससे मिलने जुलने लगी थी। सोनू सुबह 9 बजे ही घर से निकल जाता और दिन भर कपड़े की दुकान में काम करके थकाहारा रात 9 बजे के बाद ही अपने घर पहुंचता था। नीतू और उसके पति सोनू की उम्र में 12 साल का फासला था। शायद यही वजह थी कि नीतू की शारीरिक जरूरतों को वह पूरा नहीं कर पाता था। इसी का फायदा उठाते हुए नीतू अपने से कम उम्र के गठीले नौजवान राजू के प्यार में पागल हो गई। दोनों का प्यार जिस्मानी तौर पर भी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगा था। सोनू की गैरमौजूदगी में राजू नीतू को घुमाने फिराने, रेस्टोरेंट ले जाकर खूब पैसा लुटाता था। जब भी राजू को मौका मिलता, वह नीतू के घर भी आ धमकता। नीतू भी अपनी बेटियों तनु और गुड्डी को काम के बहाने घर से बाहर भेज देती और दोनों जी भरकर अपनी हसरतें पूरी करते। पति के होते गैर मर्द से संबंध बनाने वाली नीतू को न तो अपनी बेटियों और पति की सूध थी और न ही समाज का डर। प्यार और वासना का यह खेल रोज ही खेला जाने लगा था। कभी राजू के घर तो कभी नीतू के घर। 29 नवंबर 2020 की सुबह के 7:30 बजे का समय था। जबलपुर के रांझी थाने में फोन पर सूचना मिली कि ग्रे आयरन फाउंड्री जीआईएफ के गेट नंबर 2 के पास की नाली में कंबल में लिपटी एक लाश पड़ी है। खबर मिलते ही टीआईआर के मालवीय ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी और वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ मौजूद थी। लोगों ने लाश की शिनाख्त कर बताया कि यह पास में ही रहने वाले सोनू ठाकुर की है। सोनू की गर्दन और बाएं हाथ की नस कटी हुई थी। घटनास्थल के पास ही सोनू की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को सीने से चिपकाए चीख-चीख कर रो रही थी। जब पुलिस ने सोनू के बारे में नीतू से पूछताछ की, तो उसने बताया कि रात को 10:30 बजे यह घर से घूमने की बात कहकर निकले थे। जब देर रात तक नहीं लौटे, तो इन्हें फोन किया। फोन स्विच ऑफ बता रहा था। नीतू से प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दी और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस टीम के ट्रेनी आईपीएस सिटी अमित कुमार, टीआईआर के मालवीय और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और पाया कि जीआईएफ गेट नंबर 2 के पास की जिस नाली में सोनू की लाश मिली थी, वहां खून के धब्बों के निशान थे। सड़क पर मिले खून के निशान का मुआयना करते करते पुलिस नाले से लेकर सोनू के घर तक पहुंच गई। जांच टीम को सोनू के घर में भी खून के धब्बे मिले, जबकि नीतू सोनू के रात 10:30 बजे घर से बाहर जाने की बात कर रही थी। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि नीतू के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक राजू से संबंध थे। पुलिस के इसी संदेह की सुई नीतू की तरफ घूमी, तो पुलिस ने नीतू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पहले नीतू पुलिस को गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ती रही, लेकिन जब पुलिस टीम की महिला आरक्षक ने उससे सख्ती के साथ पूछताछ की, तो जल्द ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
नीतू के बयान के आधार पर रांझी पुलिस ने राजू को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में नीतू और राजू ने पुलिस को जो कहानी बताई, वह नाजायज संबंधों की ऐसी कहानी निकली जो दोनों को गुनाह के रास्ते पर ले जाने को मजबूर कर गई। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। रॉन्ग नंबर फोन कॉल से शुरू हुए नीतू और राजू के प्रेम संबंधों की जानकारी धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। नीतू के द्वारा फोन पर की जाने वाली लंबी बातें सोनू के मन में शक की जड़ें जमा चुकी थी। मगर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस्मानी भूख मिटाने के लिए उसकी बीवी नीतू किसी गैर मर्द से नाजायज संबंधों की कहानी लिख रही थी। शक होने पर सोनू नीतू पर नजर रखने लगा। एक दिन सोनू ने नीतू को मोबाइल फोन पर किसी से अमर्यादित बातें करते हुए देख लिया, तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अक्सर नीतू रोने धोने का नाटक करने लगती और सोनू से कहती कि वह उसके चरित्र पर शक कर रहा है। कहते हैं कि चालाक औरतों के आंसू भी किसी हथियार से कम नहीं होते। सोनू नीतू के आंसुओं के आगे हार मान जाता था। राजू नीतू को रोज रोज पैसे और तोहफे लाकर देता और सोनू की गैर मौजूदगी में उसे और उसकी बच्चियों को घुमाने ले जाता। नीतू और राजू के नाजायज संबंधों का यह खेल ज्यादा दिनों तक समाज की नजरों से छिप नहीं सका। दोनों के प्रेम संबंधों की चर्चा मोहल्ले में खुलेआम होने लगी थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी सोनू को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में राजू अक्सर उसके घर आता जाता है। सोनू को अब इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। इस बात से सोनू मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वासरूपी डोर टूट जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। एक दिन सोनू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अपने सेठ से बोलकर वह दोपहर के वक्त अपने घर आ गया। उसकी बेटियां खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसने कमरे के पास जाकर धीरे से जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर नीतू अपने प्रेमी के साथ रंगलियां मना रही थी। यह देखते ही उसकी आंखों में खून सवार हो गया। वह जोर से पत्नी पर चीखा, हरामजादी, मेरी गैरमौजूदगी में आशिक के साथ ये गुल खिला रही है। सोनू की चीख सुनकर दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। राजू अपने कपड़े समेटकर भाग खड़ा हुआ और नीतू अपराध बोध से नजरें नीची किए खड़ी थी। उसने पति से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया। सोनू ने भी उसे माफ कर दिया। नीतू कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन उससे प्रेमी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह उससे फिर मिलने जुलने लगी। कहा जाता है कि आंखों देखी मक्खी खाई नहीं जाती, मगर सोनू सब कुछ जानकर भी पत्नी की बेवफाई को बर्दाश्त कर रहा था। कई बार उसके मन में विचार आता कि बेवफा पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चला जाए, परंतु अपनी मासूम बेटियों के भविष्य की खातिर वह चुप होकर बैठ जाता। नीतू भी अपने पति की चुप्पी और मजबूरियों का जमकर फायदा उठा रही थी। सोनू नीतू को जितना समझाता, उतना ही वह राजू से दूरियां बनाने की बजाय नजदीकियां बढ़ा रही थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच रोज ही विवाद होने लगा था। रोज रोज पत्नी से विवाद होने पर सोनू को कुछ नहीं सूझ रहा था। वैसे तो सोनू ने जीआईएफ गेट नंबर 2 के सामने खुद का घर बना लिया था, मगर नीतू के बहके कदमों को रोकने के लिए सोनू ने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला कर लिया था कि इसी रविवार कुछ दिनों के लिए वह बीवी बच्चों को लेकर अपने गांव चला जाएगा और गांव में ही कुछ काम धंधा करेगा। उसे भरोसा था कि कुछ दिन नीतू राजू से दूर रहेगी तो प्यार का यह रोग भी दूर हो जाएगा और नीतू अपनी बेटियों की परवरिश में सब कुछ भूलकर सही रास्ते पर आ जाएगी।
वापस गांव लौटने के अपने इस फैसले की जानकारी उसने नीतू को भी दे दी थी। इधर नीतू सोनू के गांव लौटने के फैसले से परेशान रहने लगी थी। नीतू को लगने लगा था कि यदि गांव चले गए तो फिर अपने प्रेमी राजू से मिलने को तरस जाएगी। जब नीतू ने राजू से परिवार सहित गांव वापस लौटने की बात कही तो राजू के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे लगा कि जिस नीतू की खातिर वह अपने गांव से इतनी दूर आ गया, वही अब उसकी नजरों से दूर चली जाएगी। राजू की प्लानिंग नीतू के साथ शादी करके घर बसाने की थी और राजू के इस निर्णय में नीतू की भी सहमति थी। पहले दोनों के मन में विचार आया कि घर से भागकर शादी कर लें और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें, मगर अपनी मासूम बेटियों की खातिर नीतू कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। राजू का भी जबलपुर शहर में काम धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसे पता था कि नई जगह काम धंधा जमाने में कितनी मुश्किल होती है। वह अपने गांव भी नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि उसे पता था घर वाले बाल बच्चों वाली विवाहिता नीतू को इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगे। जैसे जैसे रविवार का दिन नजदीक आ रहा था, नीतू और राजू की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजू को पता था कि रविवार के पहले यदि इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो सोनू नीतू को लेकर अपने गांव चला जाएगा। राजू नीतू को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सोनू उनके प्यार के रास्ते में कांटा बनकर चुभ रहा था। इसी उहापों में दोनों ने सोनू को अपने प्यार की राह से दूर करने का निर्णय ले लिया था। एक दूसरे के लिए मरमिटने की कस्में खाने वाला यह प्रेमी जोड़ा जुदा होने से बचने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हो गया था। वासना के इस घिनौने खेल में अंधे हो चुके ये प्रेमी अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का मन बना चुके थे। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि अपनी राह के कांटे को वे निकाल फेंकेंगे। राजू और नीतू ने सोनू को हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर करने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने सोच लिया था कि किसी भी तरह सोनू को जान से मारकर सदासदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। घटना के दिन सोनू दिन भर घर से बाहर नहीं निकला। वह सोनू की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाता रहा। नीतू पूरे दिन सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज करने में लगी रही। नीतू ने तेज धार वाले चाकू को अपने तकिए के नीचे छिपाकर रख लिया था। 28 नवंबर 2020 की रात रोज की तरह सोनू अपने घर आया तो उसने दूसरे दिन बस से अपने गांव वापस लौटने की चर्चा नीतू से की तो नीतू ने भी हामी भर दी। यह देखकर सोनू खुश हो गया। उसे लगा कि नीतू को अपने किए पर पछतावा है और गांव चलकर उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। खाना खाने के बाद कुछ समय वह अपनी बेटियों को दुलारता रहा और उसके बाद टहलने के लिए घर से बाहर आ गया। 10:30 बजे वापस आकर वह बिस्तर पर लेटे-लेटे नीतू से प्यार भरी बातें करता रहा। अपनी दोनों बेटियों को सुलाने के बाद नीतू भी सोनू के बिस्तर पर आकर प्यार का नाटक करने लगी। दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए और जैसे ही सोनू निढाल होकर सो गया, नीतू आगे की योजना बनाने में लग गई। नीतू की आंखों से उस रात नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने रात करीब 1 बजे राजू को फोन करके अपने घर बुला लिया। राजू के आते ही योजना के मुताबिक नीतू ने गहरी नींद सो रहे सोनू के दोनों पैर पकड़ लिए और राजू ने उसकी छाती पर बैठकर चाकू से उसका गला रेत दिया और एक हाथ की कलाई भी काट दी। कुछ देर छटपटाने के बाद सोनू निढाल होकर एक तरफ लुढ़क गया। अब दोनों ही सोनू की लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। उन्होंने बिस्तर पर गिरे खून के दाग धब्बों को पोंछा, फिर लाश एक कंबल में लपेट ली। इसी बीच नीतू ने घर का दरवाजा खोलकर बाहर का मुआयना किया और मौका देखते ही वे दोनों लाश को ग्रे आयरन फाउंड्री के गेट नंबर 2 के पास बनी नाली में फेंक आए।
लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और अपने कपड़ों पर लगे खून के दाग साफ करते रहे। दूसरे दिन सुबह नीतू ने घर पर रोना पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग उसके घर जमा होने लगे, तो नीतू ने बताया कि उसके पति रात से घर नहीं लौटे हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। सोनू के गायब होने की बात सुनकर मोहल्ले के लोग उसकी खोज में लगे हुए थे। तभी किसी ने आकर बताया कि ग्रे आयरन फाउंड्री गेट नंबर 2 के पास सोनू की लाश एक कंबल में लिपटी पड़ी है। मोहल्ले के लोगों के साथ नीतू भी नाले के पास पहुंच गई। सोनू की लाश देखकर चीख चीख कर घड़ियाली आंसू बहाने लगी थी। सोनू की मौत को लेकर मोहल्ले के लोग नीतू के प्रेमी राजू पर भी शक कर रहे थे। इसी बीच वहां पर रांझी थाने की पुलिस ने आकर कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा दी। रांझी थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही सेल्समैन सोनू सिंह हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और ट्रेनी आईपीएस अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े, मृतक सोनू और आरोपी नीतू और राजू के 3 मोबाइल, एटीएम कार्ड आदि जब्त कर लिए गए। मृतक सोनू के घर वालों के जबलपुर पहुंचने से पहले नीतू हवालात के अंदर थी। इस वजह से दोनों बेटियों तनु और गुड्डी को पड़ोसियों की देखरेख में रखवाया गया। बाद में गांव से उसके परिजनों के आते ही उन्हें सुपुर्द किया गया। कथा लिखे जाने तक नीतू और उसका प्रेमी राजू जेल में थे। अपने पति से बेवफाई कर मौजमस्ती की खातिर बनाए गए नाजायज संबंधों की वजह से नीतू ने अपनी जिंदगी के साथ मासूम बेटियों की जिंदगी भी बेनूर कर दी। मोबाइल फोन सही हाथों में वरदान और गलत हाथों में अभिशाप बन जाता है। बेवफाई हर रिश्ते को तोड़ देती है और परिवार की नींव बिखेर देती है। गलत संगत और गलत रिश्ते इंसान को अपराध की अंधी दुनिया में धकेल देते हैं। गुस्से में किए गए फैसले हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बच्चों का भविष्य माता-पिता के फैसलों पर टिका होता है। एक गलती पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। पति पत्नी में संवाद की कमी अक्सर रिश्तों को खाई में धकेल देती है। सोशल मीडिया और मोबाइल पर अनजान लोगों से रिश्ते बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपराध चाहे कितना भी प्लान किया जाए, न्याय से भाग नहीं सकता।